गाइज आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, एक रिच क्लास, पुअर क्लास और एक मिडिल क्लास, इन तीनों ही कैटेगरीज की इन्वेस्टिंग थिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अमीर लोग कुछ रूल्स को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग करते हैं, और वहीं मिडिल क्लास लोग ये इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं और थिंकिंग बाद में करते हैं, और वहीं पुअर क्लास लोग ये इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। ये लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, और यही रीजन है कि ये अपनी नेसेसरी आइटम्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। गाइज यहाँ तक कि इनकी इतनी भी गारंटी नहीं है कि आज इनके पास खाने के लिए है, कल वो होगा या नहीं। और अगर वही बात करें मिडिल क्लास की, तो या तो वे लोग इन्वेस्टिंग करते ही नहीं है, या फिर बिना जाने ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लोग इस चीज को भी कहीं ना कहीं अब समझने लगे हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है। इसके लिए आजकल लोग इन्वेस्टिंग के कई अलग अलग तरीके तलाश करते रहते हैं, और खासकर वो उन तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं जो इन्वेस्टिंग के लिए अमीर लोग अपनाते हैं, ताकि वे लोग भी उनकी तरह एक दिन अमीर बन सके। गाइज इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली लोगों के मन में आता है कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। गाइज अगर इसका आंसर इतना ही इजी होता तो आज मोस्टली लोग रिच क्लास अचीव कर चुके होते। यूं गूगल के सर्च इंजन को बिजी नहीं रखते। गाइज अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो आपको ये बात जरूर से पता होनी चाहिए, कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर नहीं करना चाहिए। गाइज एक बात सभी को पता है, कोई भी बिना रिस्क लिए अमीर नहीं बन सकता। अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो रिस्क भी ज्यादा ही होगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट का ये रिस्क कम किया जाए। गाइज चलो इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट का खेल है क्या। गाइज सपोज कीजिए आप और आपका फ्रेंड कोई गेम खेलते हैं। रूल ये है कि उस गेम में आपको अपना पूरा पैसा लगाना है। अगर आप गेम जीत गए तो आपको 40% रिवॉर्ड मिलेगा और आपके फ्रेंड को 60%, और यदि आप गेम हार गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा गेम आप खेलना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप नहीं खेलोगे, क्योंकि हर तरह से आप ही को लॉस हो रहा है। अमेरिकी ऑथर टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले 90 से भी ज्यादा अमेरिकी इन्वेस्टर्स यही एग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में भी शायद से वही बात आई हो जो फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में भी आई थी कि आखिर इतने सारे इन्वेस्टर्स ऐसे करने के लिए रेडी कैसे हो जा रहे हैं। वैनगार्ड के फाउंडर जैक बोगले का इस पर यह कहना है कि लोग ऐसा सिर्फ मार्केट की वजह से करते हैं, क्योंकि उनको खुद कैलकुलेशंस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और यहीं पर ब्रोकर्स अपना खेल खेलते हैं। ब्रोकर्स लोगों को बताते हैं कि अगर वो अपने 20s में 10,000 रुपीज उनके फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पर एनम 7% के इंटरेस्ट से उनको 5,74,04,064 रुपए मिलेंगे। कमाल का ऑफर है ना, राइट? बट ब्रोकर्स उनको ये नहीं बताते कि उनको 2.5% का ब्रोकरेज या फिर मैनेजमेंट चार्जेस भी देने होंगे। हो सकता है ये 2.5% आपको ज्यादा ना लग रहा हो अगर आप उन पैसों से कैलकुलेशन करें। तो जब तक आप 85 की एज के होंगे तब तक आप 4,39,00,000 रुपए ब्रोकरेज फीस के नाम पर दे चुके होंगे। यानी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का 77% वे लोग ही रख लेंगे, जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 1,40,00,000 रुपए का ही फायदा होगा। गाइज लोग अक्सर ब्रोकरेज फीस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो उसे एक छोटा अमाउंट समझकर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंड होकर ये फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रिच इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने फंड को खुद ही मैनेज भी करते हैं, जिससे उनको मिनिमम अमाउंट मैनेजमेंट फीस का देना होता है, और साथ ही साथ वो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अपना माइंड लगाते हैं और टैक्स से भी बच जाते हैं। हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस से आपको बताया है कि अगर हमें फाइनेंशियली फ्री बनना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है। इसे आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको इसमें करना ये होगा कि आपको अपने सालाना खर्च को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक साल का खर्च 2.5 लाख रुपीज है। अब आपको 2.5 लाख रुपीज को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए लगभग 60 लाख रुपए की जरूरत है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपके पास 2 फेज आते हैं। फर्स्ट एक्यूमुलेशन फेज, जहां आप अपने पैसे को सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा है डी एक्यूमुलेशन फेज, जहां आप बिना कोई काम किए पैसा बनाते हैं और उस पैसे से एंजॉय करते हैं।
सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां पहले तो आप अपनी सेविंग्स को लो रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए इन्वेस्ट करते हो। जब आपके पास अच्छी खासी रिटर्न आने लग जाती है, फिर आप डी एक्यूमुलेशन फेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर आप उन रिटर्न्स को एंजॉय करते हैं, क्योंकि 60 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट पर 3 लाख रुपए का प्रॉफिट तो सालाना निकल ही जाता है। लेकिन सबसे पहले आप यही देखिए कि जो अमाउंट आपने अपने माइंड में शुरू में सोचा था वो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अमाउंट से मैच करता भी है या नहीं। क्योंकि जब आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो तब आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे ये देखकर कि पहले आपने क्या सोचा था और अब आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के कितना पास हो। गाइज, जो लोग अमीर बनने के रास्ते में होते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए, और यही उनकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है राइट डायरेक्शंस और राइट इन्वेस्टमेंट चूज करने में। ओके गाइज, अब देखते हैं हाई परफॉर्मिंग इन्वेस्टर्स अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे वो अपने पैसों को यूज करके फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। गाइज, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो आपने इससे जुड़ी ये बात तो जरूर सुनी होगी, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टमेंट की टर्म में इसका मतलब होता है आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? डाइवर्सिफिकेशन आखिर इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है? और ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, और इस सवाल का जवाब दिया है 23 मिलियंस का पोर्टफोलियो रखने वाले डेविड सेवनसन ने। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको तब भी बचा सकती है जब बाकी लोग किसी दूसरी कंपनी से नुकसान उठा रहे हों। ईयर 2008 के मार्केट क्रैश में बहुत से लोगों ने अपना पैसा खो दिया था, बल्कि कुछ लोगों ने तो अपना रिटायरमेंट फंड तक भी खो दिया था। बट उसी मार्केट क्रैश में रे डेलियो को उनके गेन का 3.9% का लॉस ही हुआ था, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह पर नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह पर थी। मोस्टली इन्वेस्टर्स बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 2 अलग अलग बास्केट होने चाहिए। पहला बकेट आपका सिक्योर बकेट होगा और दूसरा बकेट आपका रिस्क ग्रोथ बकेट होगा। सिक्योर बकेट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बहुत ज्यादा तो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें रिस्क भी कम होगा, जिससे मार्केट क्रैश होने पर भी आपको ज्यादा पैसों का लॉस नहीं होगा। इस तरह की इन्वेस्टिंग के लिए आप अपने पैसों को एफडी, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं, बट इसमें आपको ब्रोकरेज फीस जैसी चीजों का झमेला कहीं ना कहीं से पड़ ही जाता है, जो कि आपको देनी ही पड़ती हैं, इसलिए उस पर जरूर ध्यान दें। रिस्क ग्रोथ बकेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन उस पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। रिस्क जितना बड़ा होगा, रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। हाई रिस्क पर हाई रिटर्न्स पाने के लिए आप अपना पैसा इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं, या जिस किसी कंपनी का फ्यूचर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो, आप उस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप ये काम किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं करवा रहे हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। फिर यहाँ से आपका जो भी प्रॉफिट बने उसे सेव कर रियल एस्टेट में भी जरूर डालें, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बार बार रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइज, इन्वेस्टमेंट के मामले में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है कि वे लोग अपने सारे पैसे रिस्क ग्रोथ बकेट में डाल देते हैं। अब जब भी कभी मार्केट क्रैश होता है तो उसमें वे लोग अपने सारे पैसे खो देते हैं। इसलिए गाइज, हमें अपने पैसे कम से कम 2 बकेट्स में डालने चाहिए, जिससे कभी भी हमारे पूरे पैसे ना डूबें। यहाँ गौर या ध्यान रखने वाली बात है आपको कितने पैसे रिस्क बकेट में और कितने पैसे सिक्योर बकेट में डालने चाहिए। गाइज, अगर आप 20s में हैं तो आपको अपना ज्यादा फंड रिस्क ग्रोथ बकेट में डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ तो आपके पास अभी भी रिकवर करने के लिए काफी टाइम होगा। और अगर आप 30s या 40s में हैं तो आपको अपना ज्यादा फंड सिक्योर बकेट में डालना चाहिए, क्योंकि इस एज में आकर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अगर आपकी सेविंग्स और एक्सपेंसेस के बीच काफी गैप है तो भी आपको ज्यादा पैसे रिस्क ग्रोथ बकेट में डालने चाहिए। गाइज, हमेशा अपने रिस्क को समझकर तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। असेट्स एलोकेशन क्या है और ये इन्वेस्टिंग में क्यों जरूरी है? बेसिकली असेट्स एलोकेशन एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो हमारे रिस्क को कम करती है और रिटर्न्स को इम्प्रूव करती है। इन्वेस्टिंग में रिस्क लेना बहादुरी या समझदारी नहीं है। रिस्क बेवकूफ लोग लेते हैं, समझदार लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एसेट्स एलोकेशन भी यही कैलकुलेटेड रिस्क है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को कई सेक्टर्स में बांट देते हैं, जैसे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, एज डेब्ट, गोल्ड, कैश।
किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है ये आपकी एज और फाइनेंशियल गोल पर डिपेंड करता है। माना जाता है कि अगर आपकी एज कम है तो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करिए। इसमें आप 100 माइनस योर एज वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 30 है तो आपको अपनी कुल एसेट का 100 माइनस 30 यानी 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इनडायरेक्टली ओनरशिप है कंपनीज की, जो मार्केट्स के लोज एंड हाइज पर फ्लक्चुएट होती रहती है। इसलिए इसमें रिस्क थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें अपनी एसेट्स का 30% फिक्स इनकम एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। ये परसेंटेज आपकी एज के हिसाब से वेरी करेगी। अगर आपकी एज मान लो 50 है तो 50% इक्विटी और 50% फिक्स्ड इनकम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप आप एसेट्स एलोकेशन क्या है ये समझ पाए होंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो ये भी हमें कमेंट कर बताओ। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल प्रॉफिट पायोनियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइज, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।